अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हम आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर आपका एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हो जाए और वो सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो जाए तो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आए जी उसको देख लेते हैं। और सर उसके लिए हमें ऑल टुगेदर एक सिनेरियो डेवलप करना पड़ेगा फ्रॉम दी स्क्रैच। यानी हम एक एसेट को खरीदेंगे और उस एसेट को खरीदने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई वो रीवैल्यू हुआ, फिर डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ, फिर वो अपवर्ड चला गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक एसेट कोई जनवरी 1 2022 को परचेज किया और सर वो मैंने परचेज किया टेक्निकली 5 लाख रुपए का। तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी प्लांट डेबिट 5 लाख रुपए से और कैश हो गया होगा क्रेडिट 5 लाख रुपए से। चलें जी, फिर हमने क्या किया सर, हमने अज्यूम किया कि इसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। तो हमने यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन बुक की होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सर आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मतलब ये यूजुअल एंट्री है जो आप यूजुअली बनाते हैं। तो आपने कहा सर ये आ गया होगा 50,000 रुपये। अच्छा जी, फिर हमने ये कहा कि सर इसके बाद वेन एवर वी आर गोइंग टू रीवैल्यू एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम, या जब भी रीवैल्यू करूंगा तो उसके रिलेटेड मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट कर दूंगा प्लांट के अकाउंट में ताकि वो नेट बुक वैल्यू पे आ जाए। तो मैंने कहा सर मैंने ये हरकत की, इसमें ये हो गया 50,000 रुपये से नेट। तो आपका एसेट साल के आखिर में जो कैरिंग अमाउंट पे आ गया वो हो गई 450। सही है जी। और हमने कहा कि भाई इसके एसेट की फेयर वैल्यू, अब मैं मल्टीपल निकालता हूँ 9 का ताकि वो अल्टीमेटली बिल्कुल सही वैल्यू दे। सही, जो हमने कहा फेयर वैल्यू हो गई 540। तो हमने कहा सर अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करूँगा तो यहाँ से यहाँ पे मूव करने के ऊपर मेरे पास 450 माइनस 540, तो हम ये कहेंगे सर 90,000 का सरप्लस आ गया। ऐसा ही तो आपने एक एंट्री बनाई होगी बच्चों यहाँ पर प्लांट डेबिट और सर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, आपने कहा कि सर प्लांट आपने डेबिट कर दिया 90,000 से और सरप्लस क्रेडिट हो गया 90,000 से। यानी सर आपके पास ये वाला जो बैलेंस है ये चला गया रिजर्व में, ये चला गया रिजर्व में। और इसी इनकम की वजह से आपका एसेट 90,000 रुपये से इंक्रीज हो गया। एंड यू नो द फैक्ट कि अब जब आप लोग डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा क्योंकि आपके एसेट जो 450 का था HCA वो 90,000 रुपये से इंक्रीज हो चुका है। तो खैर अगले साल मूव ऑन कर जाते हैं, ये मैंने आपको बहुत सिखा दिया है। तो मैंने कहा सर जब अगले साल मैं एंटर दूंगा तो अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूँ तो टी अकाउंट के अंदर मेरे पास जो पीपी आ रहा होगा या पीपी की जगह में एग्जैक्ट प्लांट लिखूं तो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू आ रही होगी 540। सर दिस 540 इज रिप्रेजेंटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लास्ट ईयर। और मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पर ये अकाउंट है सर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, तो आप कहेंगे सर इसका ओपनिंग आ रहा होगा 90,000। सर अक्यूमुलेटेड कहाँ गया? याद करो कि जब हर साल अगर आपकी रीवैल्यूएशन हो रही है तो यू नो द फैक्ट कि आपका अक्यूमुलेटेड जीरो हो चुका होगा। सही है जी। तो मैंने उसका अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं समझी। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि सर मेरे पास ओपनिंग फेयर वैल्यू इस एसेट की 540 है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 9 ईयर्स से। तो मैंने सर 540 को डिवाइड किया 9 से तो ये आ गया 60,000 रुपये। अच्छा, यू नो द फैक्ट सर कि ये जो 60,000 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 60,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसमें 10,000 रुपये इंक्रीमेंटल भी है। किस वजह से? उस 90,000 की वजह से। तो हमने वो सारी कहानी सीखी हुई है। तो खैर पहले मैंने एंट्री बना ली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से भाई? 60,000 रुपये से। एंड आई नो कि यही 90,000 अगर मेरे एसेट के अंदर शामिल था तो यही 90,000 ज़्यादा डेप्रिशिएट भी हुआ है। तो मैंने इसको उठाकर
रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है तो 90,000 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वलेंट टू 10,000। तो आपने कहा भाई आप जिस वजह से आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा आया था उसी वजह में से उतना हिस्सा निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक दें ताकि वो कंपनसेट हो जाए। तो हमने वो कंपनसेशन यहाँ पे पार्क कर ली है, सिंपल। अभी भी वही नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है, अभी अब मैं डाउनवर्ड रीवैल्यू करूंगा फिर उसके बाद उसको आगे लेके जाऊंगा ताकि एक पूरी मैपिंग बन जाए। अच्छा भाई, मैंने कहा कि सर फिर एक एंट्री बना ली होगी आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से भाई, 10,000 रुपए से। फिर आपने एक और एंट्री बनाई होगी कि सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितने से भाई, 60,000 रुपए से। आपने कहा भाई इसको नेट बुक वैल्यू पे ले आओ, तो आपने कहा भाई ड्यू टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आ गया 60,000 रुपए पे, सही है जी। अच्छा, अब मैंने कहा सर अब ये एसेट वापस से रीवैल्यू होगा तो फॉर रीवैल्यूएशन यू नीड सम बैलेंसेस। हमने कहा कि सर रीवैल्यूएशन के लिए मुझे चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट, और आप ये बखूबी जानते हैं कि ये एसेट साल के शुरू में 540 का था, 540 का था, सही है जी। ये कितना डेप्रिशिएट हो गया, नेट भी हो गया सर 540 माइनस 60,000, ये आ गया 480। 480 की आपकी एसेट की कैरिंग अमाउंट है। और अगर मैं ये कहूं HCA यानी हिस्टोरिकली एसेट कितने पे होता अगर कभी ये रीवैल्यू ना हुआ होता, तो आप कहेंगे सर इसकी HCA जो अमाउंट आ रही है वो आती 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स जो ओरिजिनली चल रहा होता। और कितने साल बाद सर, 2 साल बाद 8 ईयर्स की वैल्यू बचती। तो हमने कहा जब 2 साल बाद 8 ईयर्स की वैल्यू बचती तो 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 इंटू 8, तो ये आ गया 4 लाख रुपए। अच्छा, हिस्टोरिकली इतने पे होता, कैरी अभी इतने पे हो रहा है, तो रिमेनिंग जो है ऊपर सरप्लस है, यानी HCA के ऊपर सरप्लस है। और मैं सरप्लस का बैलेंस ऐसे भी निकाल सकता हूँ ना, साल के शुरू में कितना था, ट्रांसफर कितना किया, बच कितना किया, 80 बचा हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो हमने ऑन टॉप नॉच यही देखा हुआ है कि 80,000 पे यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे अगर शॉर्टकट देखूं उससे भी 80 बचना चाहिए। खैर, अब मैंने कहा कि सर जब मैंने रीवैल्यूएशन की इस साल, तो मैंने कहा कि सर अब मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई 3,20,000 रुपए की। यानी सर अब टेक्निकली आप 480 से 3 लाख रुपए पे मूव करेंगे, सही है जी। आप 480 से सर टेक्निकली 3 लाख रुपए पे मूव करेंगे। अच्छा, जब 480 से 320 पे मूव करेंगे, 3 कह रहा हूँ, 320 पे मूव करेंगे, तो टेक्निकली सर आपको हो गया नुकसान, आपको हो गया बच्चों नुकसान। तो जो आपको नुकसान हुआ है, सर वो कितने का हुआ है, तो सर मैंने सिंपली ये कहा 480 में से मैं माइनस कर दूं 320, तो मैंने कहा सर टोटल नुकसान, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल लॉस इज ऑफ 1,60,000, 1,60,000 रुपए का आपका टोटल लॉस है। तो सर सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगर एंट्री बनानी हो तो मैं क्या करूँगा सर, प्लांट को कर दूंगा क्रेडिट 1,60,000 रुपये से। ये तो कम हो गया, बट ये पूरा लॉस कहाँ बुक करूँ बच्चों, इस पूरे लॉस में से मैं सबसे पहले अपना सरप्लस उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पीएनएल में ले जाऊँ। क्योंकि देखें, आप मुझे बताएं कि आप ही वो शख्स थे जो इस एसेट को इसकी औकात से ऊपर लेके गए थे। तो जब इसकी औकात से इसको ऊपर लेकर गए थे तो आपने सरप्लस भी बुक किया था, तो जो बचा कुचा सरप्लस है पहले वो रिवर्स करो। तो हमने कहा कि जो बचा कुचा सरप्लस है वो कितना है सर, आप ही ने अभी निकाला था, वो था 80,000 रुपये, ऐसा ही है। तो मैंने कहा सर बाकी क्या होगा, सर बाकी हो गया रीवैल्यूएशन लॉस इन पीएनएल। तो सर रीवैल्यूएशन लॉस इन पीएनएल कितना चला गया, 80,000 रुपये, क्योंकि सर ये जेन्युइन लॉस है। क्योंकि आप अगर एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना रखते तो वो टेक्निकली कितने पे होता है, 4 लाख रुपए पे। अब वैल्यू उससे भी नीचे आ गई है, तो वो तो आपके लगाए गए पैसे में नुकसान है ना। आपने 5 लाख रुपए लगा, 1 लाख का यूज हो गया, 4 का बचा, तो 4 के बाद भी नीचे आ गए तो सर क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। यानी हम कह सकते हैं, हम समरी बना सकते हैं सर, हम समरी बना सकते हैं कि आपका HCA से ऊपर जो भी होता है वो सरप्लस होता है, HCA से नीचे जो भी होता है वो पीएनएल होता है।
ये हमने बेसिक समरी बना दी इसकी सर। अच्छा सर, अब मुझे एक बात समझाएं कि सर पहले तो मैं यहाँ पे इसका हिसाब किताब ख़त्म करूँ। मैंने कहा प्लांट की रीवैल्यूएशन की वजह से ये आप 80,000 रुपये कटा दें तो आपके पास सरप्लस का बैलेंस इस साल के आखिर में ज़ीरो हो गया। और आपने कहा कि सर आपने एक रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया और आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स किया, ये भी 80,000 रुपये से, ये भी 80,000 रुपये से, क्योंकि आपने कहा भाई मेरे एसेट के अंदर टोटल 1,60,000 रुपये की कमी हुई है, जिसमें से पीएनएल में 80,000 बुक हुआ है, सरप्लस में 80,000 बुक हुआ है। तो टेक्निकली अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूं तो 540 माइनस 60,000 और माइनस 80 और माइनस 80 हो गया 320। आपका एसेट सर आ गया टेक्निकली फेयर वैल्यू पे, जो इस साल के आखिर की फेयर वैल्यू। सर अगेन मैं अगर रिपीट कर दूं तो अभी मैंने ये जो सवाल शुरू किया था वो जनवरी 2022 से शुरू किया था, फिर हम अगले साल आ गए। तो टेक्निकली ये जो वैल्यू अराई हुई है, ये जो वैल्यू अराई हुई है सर, दिस वैल्यू इज एट 31 दिसंबर 2023, और 31 दिसंबर 2023 के ऊपर मेरे पास जो सरप्लस का बैलेंस है वो जीरो है। बात क्लियर है? चलें जी, अब हम इसको लेके चलते हैं अगले साल। बहुत सुकून से समझना, खुदा के वास्ते इसको अभी हम यही कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा। अच्छा, अगले साल बच्चों हुआ ये कि मैंने कहा कि ओपनिंग फेयर वैल्यू कह लें या ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कह लें, वो है आपकी 320, ऐसा ही है, 3,20,000। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं कि ये वैल्यू अपनी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से भी कम है? तो जाहिर सी बात है, जब ये वैल्यू कम है तो अब मैं ये कहूंगा कि ये जो 3,20,000 रुपये है मुझे नेक्स्ट कितने सालों में ये बेनिफिट देगी। तो आपने कहा 8 ईयर्स बाकी है, तो मैंने 320 को 8 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन आ गया 40,000 रुपये का। अच्छा, अब एक एनालिसिस बनाते हैं समझने के लिए सही है जी। मैंने कहा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस बनाऊं तो क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर ये एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे ना होता तो इसकी HCA जो ओपनिंग होती है वो 4 लाख रुपए होती? सिर्फ समझाने के लिए ये ओपनिंग HCA कितनी होती? 4 लाख रुपए होती। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ, क्या आपने इसको 4 लाख रुपए पर रखा हुआ है या आप लोगों ने इसको 80,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया था? सर 80,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया था क्योंकि आपने एक लॉस बुक किया था। कहाँ पे बुक किया था? पीएनएल में। कहाँ पे बुक किया था बच्चों? पीएनएल में। मैंने कहा आपने लॉस बुक कर लिया था। अच्छा, अब मैंने कहा आपका एसेट रिजल्टेंटली आ गया था कितने के ऊपर? 320 के ऊपर। क्या मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएं। क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों के अगर 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 ये मैं लॉस बुक ना करता तो यही अमाउंट ऑल टुगेदर 80,000 रुपये 8 ईयर्स में डेप्रिशिएट होती। यानी मैं कहता कि ये 80,000 रुपये मुझे फायदा देंगे 8 सालों के अंदर। तो अगर मैं इसको करूं तो ये आता है 10,000 रुपये। क्या मैं कह सकता हूं कि 10,000 रुपये जो 8 ईयर्स में स्प्रेड होने चाहिए थे, मैंने उसको एक वन टाइम एक्सपेंस बुक कर लिया 80,000 का। यानी अब लॉजिकली समझते हैं, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते तो एसेट होता कितने पे? 4 लाख रुपए पे HCA के ऊपर। अच्छा, HCA है 4 लाख रुपए, ऐसा ही है। मैंने इसको 4 लाख रुपए पे रखा या 80,000 से कम कर दिया? सर 80,000 रुपए से कम कर दिया। बच्चों, जब 80,000 रुपए से कम कर दिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो इससे बेनिफिट मिलने थे अब 80,000 के मिलने ही नहीं है। तो 80,000 का तो मैं वन टाइम लॉस बुक कर चुका हूँ, जो कहाँ चार्ज हो चुका है? पीएनएल में। देखो लास्ट ईयर कहाँ चार्ज हो गया? पीएनएल में 80,000 रुपये हैज बीन चार्ज इनटू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर फिर यही तो लॉजिक है कि जब 80,000 रुपये पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले साल चार्ज हो चुका है तो आपने मजीद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना। तो लॉजिक ये दे रहा था कि आपका इस साल का डेप्रिसिएशन इसलिए कम आया है। यानी वैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन 50,000 रुपये था, पर आपका अब कितना है सर? 40,000 रुपये। तो ये रिड्यूस डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेबल है, इसकी फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि लॉजिकल बात है बच्चों, आप बात समझें,
लॉजिकल बात है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक वन टाइम लॉस बुक कर लिया, यानी एक 80,000 रुपये की अमाउंट मैं ये कह रहा हूँ लास्ट ईयर कि वो चली गई मेरे हाथ से, बर्बाद हो गई क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाएगी, तो मैं उसका लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, तो उस 80,000 रुपये पे फर्दर डेप्रिसिएशन भी बुक होना नहीं चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर 80,000 रुपये का लॉस बुक नहीं करता तो मैं कहता ये 80,000 रुपये रिमेनिंग 8 ईयर्स में डेप्रिशिएट होते, यूज होते हैं। बट वो तब होते ना जब मैं कहता कि मेरे एसेट का इतना यूजेज है, उसकी उतनी वैल्यू है, बट उसकी उतनी वैल्यू थी नहीं, वो तो उससे नीचे आ गया था। तो मैंने कहा जब मैं वन टाइम एक्सपेंस 80,000 रुपये का पिछले साल बुक कर चुका हूं, तो अब मैं डेप्रिसिएशन क्यों बुक करूंगा, क्योंकि वो वन टाइम चार्ज हो चुका है। तो जब बच्चों को वन टाइम चार्ज हो चुका है तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन होगा मेरा रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। सर ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, सही है जी, क्योंकि इंक्रीमेंटल तो हम कह ही नहीं सकते ना, इंक्रीमेंटल तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा सर रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। तो एक बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि अगले साल अगर आप देखें डाउनवर्ड रीवैल्यू कर गए थे, एचसीए से भी नीचे आ गए, तो आपने एक लॉस बुक कर लिया। अब वो लॉस वैसे यूजेज के नाम पे बुक होना चाहिए था, उसकी वैल्यू में वैसे ही कमी होगी, तो एक चीज ऑलरेडी पीएनएल में पार्ट कर चुकी हो क्योंकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब आपको मिलने ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही लॉस हो चुका है। तो वापस से लॉस बुक करके तो बेवकूफी होगी ना, इसलिए अब आगे आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन कम हो गया है, जिसको मैं कहता हूँ रिड्यूस डेप्रिसिएशन, बिकॉज एक अमाउंट जो यूजुअली डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी लॉस में बुक हो चुकी है। कब? पिछले साल। बात क्लियर है? चलिए जी, अब मैंने कहा सर मैंने इसकी एंट्री बनाई होगी 2023 में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट सर कितने से? 40,000 रुपये से। और सर कोई आपसे पूछे ये कम क्यों है, भाई कम की लॉजिक दे चुका हूँ कि वो ऑलरेडी लॉस बुक हो चुका है। तो एक चीज जो 8 ईयर्स में स्प्रेड होनी थी वो वन टाइम बुक हो चुकी है, तो आगे आने वाले सालों में जो डेप्रिसिएशन होगा वो कम होगा, लॉजिकल सी बात है। चलिए जी, हमने कहा ये हो गया। अब अगर मैं सर यहाँ पर आप लोगों के लिए पीपी का टी अकाउंट बनाऊं, यानी प्लांट का, तो आपने कहा ये साल शुरू हुआ था 3/20 से, सही है जी, ये साल शुरू हुआ था 3/20 से। आपने कहा सर अब आप एक काम करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने से? 40,000 रुपये। जिसको नेट करना है सर, क्योंकि आपको अभी भी रिवैल्यूएशन करनी है, वापस से रिवैल्यूएशन करनी है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट कर दिया। अच्छा, अब आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए परफॉर्मा बनाऊं तो आप ये कहेंगे कि सर ये है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। तो मैंने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में ओपनिंग है 0। अच्छा सर ओपनिंग 0 इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर ये खप चुका था, खत्म हो चुका था, आप सरप्लस में नहीं डेफिसिट में आ गए थे, जिसकी वजह से लॉस वन टाइम बुक हो गया। और अब आप फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि एक चीज जो यूज करके बेनिफिट लेनी थी उसकी वैल्यू में वैसी कमी आ गई थी। चलिए जी, यहाँ तक भी बात समझ आती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर आपके एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है, आपके एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो है सर 3,20,000 माइनस 40,000। बहुत सुकून से समझना है इस बात को, 3,20,000 माइनस 40,000। तो मैंने कहा यह आ गया आपके पास 280। अच्छा अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं कि सर अगर HCA होती, HCA होती तो कितनी होती? सर आप कहते हैं 5 लाख रुपए का मैंने एसेट खरीदा था, ये 10 साल चलता, सही है जी, ये 10 साल चलता, और अभी इसकी लाइफ कितनी बाकी है? 7 ईयर्स। तो मैंने कहा सर अगर इसकी लाइफ अभी 7 ईयर्स बाकी है, इसकी लाइफ अभी अगर 7 ईयर्स बाकी है, तो आपने कहा 5 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 7, तो आपने कहा सर ये आ गया 3,50,000 रुपये। क्योंकि आप खुद देखें ना, आप एक एक करके इवेंट देखें, 22 में खरीदा, 23 हो गया, बात समझिएगा, 24 हो गया। अच्छा अगर मैं ये देखूं तो देखें यहाँ पर मैंने कहा कि भाई दूसरे साल के आखिर तक तो 2 साल हो चुके थे ना, अब कितने हो चुके? 3 साल। क्योंकि देखिए अब मैं टेक्निकली
अब मैं टेक्निकली सर यहाँ पे आ चुका हूँ इस साल के आखिर पे भी, तो सर टेक्निकली समझने की बात है, मेरे पास वैल्यू होती है कि भाई सिंपल सोच लो कि 5 लाख रुपए की चीज़ अगर 22 में खरीदी तो 22 में आपका अपवर्ड गया, 23 में आपका डाउनवर्ड गया, सही है जी, 24 में फिर आपने जाहिर सी बात है रिड्यूस पे डेप्रिसिएशन बुक किया, तो 3 साल बाद 350 की वैल्यू होती है। अच्छा खैर समझिएगा, अब मैंने जब फेयर वैल्यूएशन की, अब मैंने जब फेयर वैल्यूएशन की, सही है जी, तो अब मैंने कहा कि भाई अब इसकी फेयर वैल्यू जो है वो आ रही है सर 4,20,000, 4,20,000। अच्छा खैर अब समझिएगा, मैंने कहा अब जब मैंने इसकी वैल्यूएशन की तो 4,20 आ रही है, अब टेक्निकली मुझे यहां से यहां जाना है। अब टेक्निकली सर मुझे यहां से यहां जाना है, तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो टोटल फ़ायदा हुआ है, मुझे जो टोटल फ़ायदा हुआ है वो कितने का हुआ है सर? मुझे टोटल फ़ायदा, जो टोटल गेन हुआ है, सही जी, वो हुआ है 280 माइनस 420, तो आपने कहा सर 140 का, 140 का। सर आप सीधा सीधा पहले तो एक काम करें, सीधा सीधा पहले एक काम करें, आप प्लांट को कर दें डेबिट, क्योंकि ये तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 140 से, ये तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 140 से, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो सर देखें अगेन, मैं हूँ कैरिंग अमाउंट पे, मुझे जाना फेयर वैल्यू पे, तो मेरा जो इंक्रीज आया है वो कितना है भाई 140 का, 140 का टोटल गेन है। अगेन देखें 280 में से अगर मैं 420 माइनस कर दूं तो 1,40,000 रुपए का गेन आ गया। अब समझने की बात क्या है सर, मुझे अब रिवर्सल करना है। वो कहता यह है कि आप जब रिवर्सल करेंगे, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो यही इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लास अलग से करवा रहा हूँ, खुदा के वास्ते सुकून से इस बात को समझना। सर अगर मैं कह रहा हूँ मुझे रिवर्सल करना है, यानी मैं अब वापस ऊपर जा रहा हूँ, यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस से रिवर्स करना है, कितना मुझे सरप्लस में डालना है, ये एक कहानी है। वो कहता ही है कि आप देखें आपने लास्ट ईयर प्लीज सुनिएगा, आपने लास्ट ईयर जो लॉस बुक किया था कितने का किया था, 80,000 रुपए का, ऐसा ही है? मैंने कहा सही है भाई, लिख दिया मैंने 80,000 रुपए का, समझ आती है बात। मैंने कहा जब लास्ट ईयर मैंने 80,000 रुपए का लॉस बुक किया था, तो आपके दिमाग में होगा कि रिवर्स भी 80 होना चाहिए, नहीं, वो कह रहा है 80,000 रुपए रिवर्स नहीं करेंगे आप। वो कह ये रहा है, देखें 80,000 रुपये आप इसलिए रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप गेन में होते तो इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन भी आता है। यानी अगर मैं बात कहूं कि अगर आप ये देखें कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप ये कहेंगे कि भाई आपने जो रिवर्स करना है वो करना है 80,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 7, यानी सर आपने कोई 70,000 रुपये को रिवर्स करना है। यानी मैंने कहा रीवैल्यूएशन गेन इन पीएनएल या रीवैल्यूएशन रिवर्सल का जो लॉस का है वो रिवर्सल है कितने का, 70,000 रुपये का। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो उसने ये कहा, आप मुझे बात समझें, आप जब डेफिसिट में थे तो आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, कितना कम चार्ज किया, 10,000 रुपये, ऐसा है? आपने डेप्रिसिएशन कितना कम चार्ज किया, 10,000 रुपये। वो कह रहा है जब गेन में जा चुके हो तो आप एक काम करें, अब जब रिवर्सल करेंगे ना, तो उस डेप्रिसिएशन को रहने देकर जो बुक होना चाहिए था बकाया रिवर्स कर दें, क्योंकि अगेन यू आर गोइंग इन सरप्लस। तो वो कह रहा है पीएनएल से उतना रिवर्स नहीं करना जितना आपने बुक किया था, पीएनएल से उतना रिवर्स करना कि जो इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया था उसको छोड़ के। बात समझ आ रही है? तो देखें यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मुझे याद आया मैंने 80,000 रुपये का लॉस बुक किया था पिछले साल में जाके, याद रखिएगा पिछले साल में 80,000 का लॉस था, जिसकी वजह से इस साल 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन कम बुक हुआ है। डेफिनेटली हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू थी उसके हिसाब से बनता ही यही है। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि जब मेरा एसेट वापस ऊपर चला गया, तो एक आम इंसान ये सोचेगा कि भाई मैंने जब 80 का लॉस बुक किया था रिवर्स भी 80 का करूंगा, नहीं, आप बोलेंगे 80 का लॉस बुक किया था, बट 80 के लॉस पे जो इस साल डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया था, अब आप उसको रहने दो, उसके अलावा रिवर्स करने, क्योंकि उसमें वो बुक होना चाहिए था। अब आप में से बच्चा उठेगा और मुझे बोलेगा कि सर फिर हम अलग से डेप्रिसिएशन का नाम क्यों नहीं उसको दे रहे, मैं गेन पूरा रिवर्स कर लूँ, डेप्रिसिएशन बुक कर लूँ। इसलिए नहीं, क्योंकि ये वैल्यूएशन कब हो रही है, साल के आखिर में, और एसेट की वैल्यू जो रिड्यूस वैल्यू थी वो कब थी, साल के शुरू में। तो ये हरकत नहीं हो सकती है कि डेप्रिसिएशन पूरा बुक करो और ये गेन पूरा रिवर्स करो, ऐसा नहीं हो सकता। जो फिनोमेना है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगेन आप अगर
डाउनवर्ड आ गए थे वो सिखा दिया। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ अपवर्ड बेशक जाएं, पर आप जो बच्चों गेन रिवर्स करेंगे, अगर गेन रिवर्स करेंगे यानी जो आप अपना जो लॉस आपका था पिछला वो रिवर्स करेंगे और गेन बुक करेंगे, तो वो पूरा रिवर्स करके पूरा गेन नहीं बुक करेंगे, आप उसमें से उतना पोर्शन रहने देंगे जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होने से रह गया था। तो वो कितना रह गया था? 10,000 रुपए। तो मैंने भी तो यही कहा 80,000 रुपए का लॉस था, यही 80,000 रुपए एसेट से माइनस हो गया था। तो इसी 80,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा था मेरा नुकसान है, और समझ कर तो नुकसान था भी। अब उसकी रिकवरी हो गई है तो बेटा वो कह रहा है कि भाई अब रिकवरी हो गई ना, आपने रिड्यूस डेप्रिसिएशन बुक किया था, अब जब आप अपनी औकात पे जा रहे हैं तो आप सिंपल एक काम करें, उसमें से वो हिस्सा रहने दें जो डेप्रिसिएशन के नाम पे होना चाहिए, तो उसके अलावा ले जाएं उसको। बात क्लियर है? और सर फिर मैंने कहा कि अब मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि इसके अलावा मैं वापस आ जाऊंगा सरप्लस के अंदर, इसको मैं कहता हूँ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो सर मैंने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका कितना आ गया? 70,000 रुपए। ये तो हो गई बात वो वाली जो उसके IFRS में अंग्रेजी में लिखी हुई है कि रिवर्सल ऑफ लॉस should be from the amount that would have been after incorporating, after adjusting the reduced depreciation। यानी जो reduced depreciation था उसको आप हटा कर बाकी रिवर्स कर दें। यानी समझने की बात कि 80 का लॉस था, अब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, तो 80 के लॉस को मैं पूरा रिवर्स नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 80,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था उसको मैं बोलूंगा उसको हटा दो, क्योंकि वो तो फिर लॉस हो जाना चाहिए था, उसके अलावा जो है वो मेरा गेन है। बात क्लियर है? अच्छा, इसको अब हम मेरी जबान में समझ लेते हैं जो कि आसान जबान है। अच्छा, एग्जाम में आपको यही याद रखना है कि जो लॉस बुक हो गया था उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता था जो कि नहीं हुआ उसको आप हटा दो और बकाया रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि अगर ये सब सही होता तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। बात क्लियर है? अच्छा खैर, अब मेरा मानना ये है, जो कि मेरी शॉर्टकट की समरी यही है कि सर कैरिंग अमाउंट से HCA तक आपके जेन्युइन पैसे होते ना, अगर ये ऐसे रीवैल्यू नहीं हुआ होता तो आप कहते हैं सर मैं मैक्सिमम 350 पे होता, क्योंकि वो मैंने अगर एसेट 5 का खरीदा और 3 साल यूज किया तो मैं यूजेज के साथ 350 पे होता। तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे ना बच्चों, तो आपको वो दिखेगा 70,000 रुपए का। ये मैंने कहाँ से रिवर्स किया है? PNL से, यानी HCA से नीचे PNL है, और मैंने कहा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर क्या है? सरप्लस है। तो आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं कि मैंने यही किया हुआ है। बात समझ आती है? तो सर सिंपली हमने करना क्या है, किसी साल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई, मेक सेंस, लॉस हो गया, पर लॉस भी कब होगा? जब आपका पूरा सरप्लस खत्म हो जाए। सरप्लस खत्म होने का मतलब होता है बच्चों आप HCA से नीचे आ गए। अच्छा, HCA से नीचे आ गए, लॉस बुक कर लिया, मतलब अब अगले साल डेप्रिसिएशन कम होगा, कर लिया बुक। हमने कहा आगे आ गए, मैंने कहा जब वो वापस ऊपर जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि लॉस पूरा रिवर्स नहीं करेंगे, जो जिस लॉस के ऊपर डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया था आप कहेंगे उसको रहने दो, बकाया रिवर्स कर दो। तो टेक्निकली उसके पीछे लॉजिक क्या होती है? उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि भाई कैरिंग अमाउंट पे जब होते हैं आप तो वो टेक्निकली HCA के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक जो भी रिवर्सल है वो कहाँ PNC, क्योंकि वो जनरल लगाए हुए पैसे। आप खुद सोचें, आपने 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 3 साल यूज किया, उसकी वैल्यू कितनी बची थी सर? आपकी 350। तो अगर जेन्युइन इसी अकाउंटिंग यही अकाउंटिंग कर रहे होते तो 350 तक तो आपके लगाए हुए पैसे थे, तो यहाँ तक ही आपकी जेन्युइन रिकवरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो बुक हुआ था ना। तो अगर आप सोचें, अगर 80,000 रुपए आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर रिवर्सल, तो आप जेन्युइन रिकवरी से ऊपर चले जाते और आप सरप्लस बुक कर लेते उसका, जो कि अलाउड ही नहीं है। बात समझ आती है? तो सर आपने उतना हिस्सा रहने दिया जो डेप्रिसिएशन के नाम पे रह जाना चाहिए था, तो आपने रिमेनिंग को रिवर्स कर दिया। ये भी बात समझ आती है? और फिर उससे ऊपर है वो क्या है? सरप्लस है। पर आप इतनी लंबी में जाइएगा नहीं, आप सिंपल एक काम कीजिएगा, जो लॉस बुक हुआ था उसको पूरा रिवर्स करने के बजाय उसमें से वो हिस्सा निकाल दीजिएगा जिस पे डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था और जो कि हुआ नहीं है। तो आप कहेंगे जब मैं वापस सरप्लस में जा रहा हूँ तो उस हिस्से को निकाल के बाकी मेरी इनकम कर लो। क्लैरिटी है? तो सर दिस वाज ऑल अबाउट डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन एंड सब्सिक्वेंट रिवर्सल। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।